वेलकम बच्चों। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई बातें दोहराई थी, पहले की पढ़ी हुई, और थोड़ा सा मीन के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसा पहले कहा था, स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों का खेल है, डेटा का खेल है। डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, स्टडी करके आउटपुट निकालते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप है ये किस तरफ ले जा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हम उससे पता कर सकते हैं। तो और फिर शुरुआत में हम लोग क्या क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं और क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल अगर हो उसको कंटिन्यूअस, मतलब कि अगर इंक्लूसिव हो तो एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपने देखी। क्लास मार्क पूरे क्लास इंटरवल को अकेला रिप्रेजेंट करता है। और क्लास मार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी क्लास इंटरवल में ढेर सारे डेटा होते हैं, तो उनमें से किसको सिलेक्ट किया जाए, तो वेरी ऑनेस्टली जो मिडिल मोस्ट डेटा होगा वही सबसे प्रॉपर होगा, तो उसको लेते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इसीलिए हमेशा एवरेज में रिजल्ट देता है। एवरेज के टर्म्स में ये ट्रू है, लेकिन इंडिविजुअल्स के टर्म्स में ये ट्रू नहीं भी हो सकता है। तो ये सब बातें इसकी हैं। और फिर हम लोग मीन पढ़ रहे थे। तो मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता क्या है? एवरेज कैसे निकालते हैं तो मालूम है। तो एवरेज होता क्या है? तो एवरेज पूरा जो कलेक्शन है हमारा, उस पूरे कलेक्शन को अगर एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करे, दैट इज मीन। अगर कर सके दैट इज मीन, तो वो एवरेज कहलाता है। और हम लोग जानते हैं, बचपन से एवरेज निकालते आए हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर्स से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल जाता है। तो कुछ यहीं से हम लोगों ने शुरुआत अब की। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं मीन निकालने के। एक बार दैट इज मीन। एक तो हमने ये बताया था, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। और दूसरा ये बताया था, a प्लस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n fi di डिवाइडेड बाई समेशन fi। ये जो फॉर्मूला है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर कहा जाए कि मीन निकालिए एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका जैसा नाम है एज्यूम्ड मीन, दैट मीन्स कि ये एक्चुअल मीन नहीं है, एज्यूम किया हुआ मीन होता है, दैट इज ए, जिसको कि हम डाटा में से चूज करते हैं, जो उसका मिडिल पॉइंट है हर एक इंटरवल का, उसमें से चूज करते हैं। और फिर एफ आई डी आई निकालते हैं। डी आई क्या बताया था? डी आई एक्स आई माइनस ए, इस तरह से इसको निकालते हैं और सबको निकाल करके एफ आई से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अंत में जोड़ देते हैं, तो ये मिलता है। और फिर इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये जो है ये आपका बहुत पहले से जाना पहचाना फॉर्मूला है, और ये है फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। अगर सवाल में ये कहा जाए कि डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालिए, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। अगर कहा जाए कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए, तब आप इसको यूज कीजिएगा। और अगर किसी भी मेथड का नाम मेंशन ना हो और केवल दिया जाए फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम दोनों में से किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। अगर आपको
आपको जो डेटा दिए गए हैं ये छोटे छोटे हैं, तो डायरेक्ट मेथड अच्छा रहेगा। छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा और ऐड करना रहेगा, तो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो फिर ये तरीका ज़्यादा सुटेबल होता है। तो मीन के बारे में आपने पढ़ा। मीन सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने का एक बहुत पावरफुल मीडियम तरीका है और सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि सभी डाटा आपके करीब करीब थोड़े थोड़े से अंतर पर हैं, छोटे बड़े, और एक या दो डाटा जो हैं वो कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए या एक दो डाटा बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए, तो उनको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरह का हो, इस तरह का ये डाटा है और एक डाटा हो गया इतना। तो अब आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ डाटा जो है ये 5 से लेकर के 22 के बीच है। इन्हीं के बीच में कहीं पर हमको मीन मिलना चाहिए था, लेकिन एक सिंगल डाटा की वजह से मीन आपका कहीं का कहीं भाग जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये सब नंबर्स हैं, 10,000 ये डेटा है एक डेटा, और 20,000 ये एक डेटा है, और 30,000 ये एक डेटा है, और इधर हो जाए एक नंबर 100। तो अब क्या होगा कि ये तीनों तो खूब बड़े बड़े हैं, इनका जो मीन है वो इन्हीं के बीच मिलेगा, लेकिन एक इस नंबर के चलते या यहाँ पर और एक नंबर ऐसा हो, इन दोनों के चलते जो मीन है वो बहुत नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हो, मतलब कि बहुत बाकी सबसे बहुत बड़े या बहुत छोटे, तो मीन अफेक्टेड हो जाता है। सही मीन ऐसी हालत में हमको नहीं मिलता है। तो वैसी कंडीशन में हमारे पास दो और भी टूल्स हैं, मीडियन और मोड, जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम मीन कैसे निकालते हैं। अब आज हम ऐसा सवाल बताएंगे जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में, और वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालें मीन के संदर्भ में। तो देखिए ये एक सवाल है यहाँ, फाइंड given that the mean of the given frequency या the mean of the given frequency distribution is 24। तो फाइंड P क्या है? तो देखिए आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वहां पर आपका P मिलेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये है। और इन सभी क्लास इंटरवल में कितने कितने डेटा हैं ये यहाँ पर अब दिया हुआ है, 3, 4, P, 3 and 2। देखिए यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 3 डाटा हैं कुल मिला के, 10 से 20 के बीच में 4 हैं। इस तरह से ये सब डाटा हैं। तो ये सब नंबर ऑफ डाटा हैं, है ना। तो आपको ये तो पता है कि इस इंटरवल में कुल 3 है डाटा, इस इंटरवल में कुछ 4 हैं, लेकिन इसमें कितने हैं ये नहीं मालूम है। P इज अननोन। तो हमको इस अननोन फ्रीक्वेंसी को पता करना है और उसके लिए
हमको मदद के रूप में क्या दिया हुआ है, एक तो बाकी सब डेटा दिए हुए हैं और मीन भी दिया हुआ है कि मीन है 24। तो हम लोग मीन के लिए ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, इसके अनुसार चलेंगे। यहाँ हमको मीन दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे या वैल्यू निकालेंगे और इसको जोड़ेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए ये हो गया CI और FI फ्रीक्वेंसी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये है। और है ये 3, 4, P, 3, 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग XI लिखते हैं। मीन निकालने के लिए जैसे करते हैं उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो XI मतलब कि मिडिल मोस्ट वैल्यू, क्लास मार्क, जो कि होगा यहाँ 5, यहाँ होगा 15, यहाँ होगा 25, यहाँ होगा 35 और यहाँ होगा 45। तो इस तरह से ये सबसे पहले हमने XI मतलब क्लास मार्क, हर एक क्लास का क्लास मार्क हमको यहाँ लिखना है। ये वो डाटा है जो इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें जितने भी डेटा हैं उनके बदले हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सब में। और फिर अब हमको चाहिए FI XI, तो फिर उसी तरह बनाएंगे FI XI। FI XI मतलब कि FI और XI को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 15 हो गया और ये 60 हो गया और ये 25 P हो गया और ये 105 हो गया और ये 90 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर इतना हुआ। इसको आप चाहें तो ऐसा घेर सकते हैं ताकि जब हम ऐड करें तो सबके साथ में ये 25 भी ऐड ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 and 1 2, 8, 8 17 और 2 270। और अब अलग से इसको लिखिए 25P, क्योंकि ये अननोन चीज है इसमें, इसलिए इसको हम प्योर नंबर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या निकला है, ये हमारा निकला है समेशन FI XI, ये चीज निकली है। और अब सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो समेशन FI निकल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें, समेशन FI इक्वल टू 3, 4, 7, 7, 3, 10 and 12 और प्लस P। तो फॉर्मूले में हमको जो जो चीजें चाहिए थी वो उसके लिए हमने काम कर लिया है। तो अब आगे हमारा क्या करना है, आगे क्या करना है, तो आगे अब इन सब को लेकर के चलना है। देखिए नाउ x बार इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n FI XI डिवाइडेड बाई समेशन I इक्वल टू 1 to n FI। यहाँ भी आप लिख दीजिए तो मीन का वैल्यू हमको दिया हुआ है। मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। यहाँ आप मीन का वैल्यू लिख दीजिए और समेशन FI XI आपका इतना आया है 270 प्लस 25P, 270 प्लस 25P डिवाइडेड बाई समेशन FI 12 प्लस P। अब देखिए ये आपका एकदम सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन बन गया और यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो निकाल देंगे
12 से 24 में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24, तो 288, 24 और 4 तो 288 प्लस 24p इक्वल टू 270 प्लस 25p। अब इसको इधर घटा देंगे तो इधर 18 और इसको इधर घटा देंगे तो 25p माइनस 24p दैट इज p। तो देयरफॉर p इक्वल टू 18। ये जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जिसको हमको निकालना था, इसका वैल्यू कितना आया 18। तो इस तरह से काम हमको वैसे ही करना है जैसे मीन निकालने के लिए हम सारा काम करते हैं, और फिर फॉर्मूले में हमको सब कुछ रख देना है। तो जो जिन जिन चीजों का वैल्यू पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो सिंप्लीफाई करने पे निकल जाएगा। तो ये जो सवाल था इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के भी बारे में पूछा जाता है। और क्योंकि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो हमको एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि मीन का वैल्यू इतना है। अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी तो ध्यान रखिए कि हमको 2 इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, एक तो मीन कितना है वो, और दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। दोनों चीजें हमको प्रोवाइड की जाएंगी और उनकी मदद से हम 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो अभी आप लोग देखिएगा जरा सा इसको। ये देखिए, मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is 65.6 and total number of data equal to 50 ये दिया हुआ है। तो फाइंड F1 एंड F2। देखिए ये F1 और F2 ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि अननोन हैं, मिसिंग हैं, इनका वैल्यू नहीं मालूम है और ये वैल्यू हमको निकालना होगा। तो हम लोग शुरू करें। जो हमको डाटा दिया हुआ है वो देखिए, टेन टू 30 ये CI है, FI है। 10 to 30, 30 to 50 और 50 to 70, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 130 ये। और फ्रीक्वेंसी जो हमको दी हुई हैं वो हैं 5, 8, F1, 20, F2 और 2 और 2। ये है सवाल। और हमको ये इंफॉर्मेशन है, एक ये है इंफॉर्मेशन और एक ये है इंफॉर्मेशन। इन दोनों की मदद से हमको F1 और F2 इन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू पता करना है। तो पहले की तरह हम लोग XI निकालें। ये 20, ये 40, 60, 80, 100 और 120।
ये हो गया एक्स आई, सबका मिडिल वैल्यू। और अब हमको क्या करना चाहिए, तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। तो एफ आई एक्स आई ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 60F1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो गया, 1600, और ये 100F2 और ये 240। देखिए, है ना। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 8 4 जा 32, तो 320 हो गया, और यहाँ 60 इंटू F1 हो गया, और 8 2 जा 16, 1600 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 F2 हो जाएगा, और यहाँ 12 2 जा 24, तो 240। ये एफ आई एक्स आई हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल कितना डेटा है हमारे पास, तो उसकी हम मदद यहाँ पे ले सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर टाइम। देखिए, हमको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर इन सबको जोड़ दें अगर 5 8 13 13 और 2 15 ना, 13 और 20 33 and 2 35 प्लस F1 प्लस F2 ये आएगा इनको जोड़ के, और दिया है कि टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 50, तो देयरफॉर हियर 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है हमको, तो इसका अब यूज यहाँ पे करना चाहिए, और देयरफॉर F1 प्लस F2 इक्वल टू 15 हो गया, और देयरफॉर F1 या F2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसा 15 माइनस F1। तो इस तरह से ये जो दो अननोन थे ये एक अननोन में बदल जाएगा, और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। दोनों मिलके 15 है, तो मान लीजिए कि हम F2 का वैल्यू F1 के टर्म्स में निकालते हैं, तो 15 माइनस F1। तो यहाँ पर जो F2 है इसके बदले हम उतना लिख सकते हैं, है ना, इतना लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 15 माइनस F1, या 1500 माइनस 100 F1, है ना, इतना हो जाएगा। तो इसलिए 100 F2 के बदले हम इतना लिख सकेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, जोड़ा तो नहीं है अभी, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 और 320 420 हो गया, और ये हो जाएगा 2020 और फिर 2440 ये देखिए इधर, इसको आप घेर दीजिए, इसको आप घेर दीजिए, इसको ऐड करना नहीं है, है ना। तो यहाँ 0 0 0 एंड 0, ये 0 हो गया, फिर 0 2 2 और 4 6 हो गया, और 1 और 3 4 4 और 6 10 10 और 2 12, यहाँ 2 हो गया, और फिर 1 और 1 2 हो गया। इतना हो गया, और अब इसमें 60 F1 ऐड होगा, और प्लस 1500 माइनस 100 F1, इसकी जगह पर ये इतना हो गया। तो अब आगे क्या होगा, तो x
एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। देखिए एक्स बार का वैल्यू हमको दिया हुआ है, मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, तो मतलब 65.6 इक्वल टू ये हमारा यहाँ है, तो यहाँ है तो इसको लिख देते हैं क्या क्या था, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इतना और 60F1 और फिर 1500 और -100F1 डिवाइडेड बाई समेशन Fi। समेशन Fi मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, समेशन Fi टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डाटा ना, ये बताया था। तो दिस इज 50, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 50, ये हो गया। और अब हमारा आ गया सारा कैलकुलेशन का मामला। पहले ये देखिए कितना हो जाएगा, इसमें हमको 1500 ऐड करना है, तो 0 और 0, 6 और 0, 2 और 5, 2 और 1, इतना हुआ। और फिर -40F1, -40F1 हो गया। अब हमको इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। देखिए तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, तो हो गया है 28। 5 6 जा 30 और 3 हुआ और 5 5 जा 25, तो 28 हो गया। और 5 6 जा 30, 32 हो गया, 32 हो गया। और फिर एक 0 और लगेगा, तो फिर डेसिमल से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, है ना। इतना इक्वल टू 3760 -40F1, ये हो गया। तो अब हम इसको इधर लाके घटा देंगे, 3280 -3760 इक्वल टू -40F1। तो नेगेटिव में आएगा, इसमें से इसको घटाएं और नेगेटिव लिखें, तो 0 और 0 0 हो गया। 6 -8 8 हो गया। और यहाँ बचा है 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 हो गया। और बस ये हो गया। और अब यहाँ पर आ गया -40F1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 4 12 यहाँ आ गया। इसका मतलब कि F1 का वैल्यू कितना निकला, तो F1 का वैल्यू हो गया, देखिए F1 का वैल्यू निकल गया, तो F1 का वैल्यू हो गया 12। और क्योंकि F1 प्लस F2 मिलकर के 15 है, तो therefore F2 इक्वल टू 15 - 12 दैट इज 3। ये F2 का वैल्यू आ गया और ये F1 का वैल्यू आ गया। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है सवाल एग्जाम्स में बनाने के लिए। इस तरह का सवाल, डाटा अलग भले ही हो लेकिन काम इसी तरह का रहता है अक्सर। तो 2-4 इस तरह के सवालों को आप लोग देखिएगा कैसे बनते हैं। तरीका ने बताया है, 2 इंफॉर्मेशन रहेंगे। पहले तो हमको ये सब काम जो यूजुअल करते हैं मीन निकालने के लिए वो करना है, ये ठीक ठीक ऐड करना है, इसको नंबर के साथ नंबर ऐड ना हो जाए, क्योंकि ये इनके जैसा नंबर नहीं है, इसके साथ एक अननोन भी लगा है, एक अननोन भी लगा है। और फिर जो यहाँ से हमारा रिजल्ट आता है टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए, उससे हम एक अननोन को दूसरे के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो वैसा अगर हम कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा काफ़ी। और
फिर वैल्यूज पुट करके इसके बाद तो हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके एक, जैसे यहाँ F1 का वैल्यू निकला है तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इससे हम F2 का भी निकाल दें। तो इस तरह से ये आपने देखा सवाल। तो आगे के क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए टाटा।